गर्मी में लंबी सुरंग में बहू की ठंडी रसोई और रहन सहन। दोपहर का समय था। गांव के छोटे से घर में नई बहू का प्रवेश हो रहा था। पूरा परिवार नई बहू का गृह प्रवेश कर रहा था। आसपास कुछ औरतें भी खड़ी हुई थीं। अरे वाह गंगा, घर में एक और बहू ले आई, पर ये तो बता कि इसे रखेगी कहाँ? घर में तो बस 2 ही कमरे हैं। अरे विमला, अब इस छोटे से घर में महाभारत चालू होगी। एक मयान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती। ताई जी, आप लोग रहने दीजिए ना, लोगों का काम तो बोलना ही है। हमें अपने घर और अपनी खुशी पर ध्यान देना चाहिए। मेरी बहू तो बहुत समझदार है। शीतल मुस्कुराते हुए अपना गृह प्रवेश करती है। गृह प्रवेश होने के बाद सारा परिवार एक साथ बैठ जाता है। शीतल को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। घर का जो पंखा था वो भी बहुत धीमे धीमे चल रहा था। ले बेटा, पानी पी ले। देख शीतल, मुझे पता है तुझे गर्मी लग रही होगी। हमारा घर बहुत छोटा है, बस 2 ही कमरे हैं। एक कमरा तुम्हारी जेठानी कामिनी का है और दूसरा तुम्हारा हो जाएगा। हम लोग तुम्हारे ससुर और तुम्हारी ननद मानवी तो रात को इसी हॉल में सो जाते हैं। गर्मियां हैं तो थोड़ी परेशानी तो होगी, तू थोड़ा एडजस्ट कर लेगी ना बेटा? माँ जी, घर छोटा हो या बड़ा हो, घर तो घर ही होता है। और वैसे भी मुझे इस गर्मी और छोटी जगह में एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं एडजस्ट कर लूंगी। बेटा, तुम सच में बहुत समझदार हो। गंगा देवी शीतल को उसका कमरा दिखाती हैं। शीतल, आज से राघव और तेरा ये कमरा है, तुम लोग अपना सामान यहाँ रख लो। तभी कामिनी वहां आ जाती है। अरे वाह माँ जी, क्या इंसाफ है आपका। नई बहू आई तो उसे घर का सबसे बड़ा कमरा दे दिया, और मैं जो इतने सालों से इस घर में नौकरानी की तरह काम कर रही हूँ, मैं उस छोटे वाले कमरे में सड़ूं? कामिनी, तमाशा मत कर नई बहू के सामने। हाँ, मैं तो पुरानी हो गई ना, मेरी क्या ही इज्जत है। इज्जत तो अब इस नई बहू की होगी। अब सब कुछ इसे ही मिलेगा और मुझे तो अब कुछ नहीं मिलेगा। अरे जेठानी जी, आप नाराज क्यों हो रही हैं? अगर आपको ये बड़ा वाला कमरा पसंद है तो आप इसमें शिफ्ट हो जाइए। मैं और राघव आपके वाले छोटे रूम में रह लेंगे। सच? फिर ठीक है। वैसे भी मैं बड़ी हूँ तो बड़े कमरे पर मेरा ही हक बनता है। शीतल तो बहुत समझदार है। आते ही तूने इस घर के कलेश को टाल दिया। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। अगली सुबह शीतल जल्दी उठकर पहले घर की सफाई करती है और फिर नहाकर पूजा करने लग जाती है। गंगा देवी बैठी हुई हैं, ये सब देख रही थी। तभी कामिनी वहां आती है। इतनी सुबह सुबह ये घंटी किसने बजा दी? नींद खराब कर दी मेरी। तुझे तो शर्म ही नहीं आती कामिनी। देख, सूरज सर पर चढ़ गया है और महारानी अभी सोकर उठी है। एकदम भैंस की तरह खाकर सोने की आदत पड़ गई है तुझे। जरा देख अपनी छोटी देवरानी को, सुबह सुबह उसने सारा काम कर लिया है। अच्छा जी, एक ही दिन में पार्वती बन गई है। रुक जा, आज तेरी पहली रसोई है ना, देखती हूँ तू कैसे तारीफें बटोरती है। कुछ समय बीत जाता है। शीतल छोटी सी रसोई में हलवा बना रही थी। उफ, कितनी गर्मी है। चलो, हलवा तो बन गया है। मैं बाहर हॉल में सबके बैठने के लिए चटाई बिछा देती हूँ। शीतल जैसे ही रसोई से बाहर आती है, कामिनी जल्दी से रसोई में आती है और हलवे में बहुत सारा पानी डाल देती है। ले, अब खिला अपनी सास को पनीला हलवा। कामिनी वहां से चली जाती है। शीतल वहां आती है और हलवे को देखकर हैरान रह जाती है। अरे शीतल, ये क्या बना दिया तूने? पहली रसोई में इतना पतला हलवा, इसे कौन खाएगा? सच में तूने तो अपनी पहली रसोई ही खराब कर दी। जेठानी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे अभी ठीक कर देती हूँ। शीतल तुरंत गैस तेज करती है और उस हलवे को और अच्छे से पका लेती है और फिर उसे एक थाली में घी लगाकर अच्छे से जमा देती है और थोड़ी देर बाद उसे बर्फी के शेप में काट लेती है। अरे वाह शीतल, ये तो एकदम बाजार जैसी बर्फी लग रही है। मजा आ गया। सच में बहू, हलवा तो सब बनाते हैं। तूने तो पहली रसोई में नई डिश का आविष्कार ही कर दिया। मजा आ गया इसे खाकर। और एक ये कामिनी है जिसे कुछ नहीं बनाना आता। कामिनी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। रात का समय हो जाता है। घर में लाइट ठीक से नहीं आ रही थी। घर के सारे पंखे बहुत धीमे धीमे चल रहे थे। अरे बाप रे, गर्मी ने तो बुरा हाल कर दिया है। और आज तो लाइट भी एकदम डिम आ रही है। छोटे से हॉल में तो हम सब उबल जाएंगे। चलो चलो, सब लोग छत पर चलकर सोते हैं। सब लोग छत पर आते हैं। छत भी बहुत छोटी थी और वहां बहुत मच्छर थे। कामिनी सबसे पहले जाकर छत के बीचों बीच अपनी एक बहुत बड़ी चटाई बिछा लेती है। भाभी, इतनी सी तो छत है, आपने बीच में इतनी बड़ी चटाई क्यों बिछा ली? हम लोग कहाँ सोएंगे? देख मानवी, मुझे गर्मी में बहुत घुटन होती है। मेरी बॉडी को खुली हवा और ज्यादा जगह चाहिए सोने के लिए। तुम लोग किनारे में अपना एडजस्ट कर लो कहीं। मैं तो ज्यादा जगह में ही सो पाती हूँ। कोई बात नहीं मानवी, जेठानी जी को हवा लगने दो। मैं और राघव नीचे वाले छोटे कमरे में जाकर सो जाएंगे। तेरी नीयत ही खराब है कामिनी। बेचारी नई बहू को इस गर्मी में नीचे भेज दिया। शर्म कर थोड़ी। अगले दिन दोपहर को बहुत गर्मी थी। कामिनी अपने बड़े कमरे में लेटी हुई थी। उसके कमरे का फैन बहुत धीरे धीरे चल रहा था।
कामिनी परेशान होकर बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है कि शीतल के कमरे का पंखा बहुत तेज चल रहा है। माँ जी, ये क्या चालबाजी है इस घर में? मेरे कमरे में धीमे चलने वाला पंखा लगा दिया है और इस नई बहू के कमरे में एकदम तेज पंखा लगा दिया है। मायके से तो ये कोई दहेज नहीं लाई और पंखा इसे सबसे तेज चाहिए। मुझे वो तेज वाला पंखा मेरे कमरे में चाहिए, अभी के अभी। अरे जेठानी जी, आप इतना क्यों चिल्ला रही हैं? अगर आपको वो तेज वाला पंखा चाहिए तो आप वो ले लीजिए और अपना वाला मेरे रूम में लगवा दीजिए। माधव भैया को बोलकर अभी चेंज करवा देते हैं। दोनों पंखे बदल दिए जाते हैं। कामिनी अब तेज पंखे के नीचे मजे से सो रही थी। शीतल के कमरे में जो पंखा लगा था वो बहुत धीमे धीमे चल रहा था। कोई बात नहीं, इस धीमे चलने वाले पंखे का इलाज मेरे पास है, मैं इसे एकदम हेलीकॉप्टर बना दूंगी। शीतल उस पंखे को ठीक करती है, उसकी अच्छे से सफाई करती है और उसकी अच्छे से ऑयलिंग कर देती है। अब वो पंखा बहुत तेज चलने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर मैं ही उस पंखे में 2 बूंद तेल डाल देती तो मेरा पंखा सबसे तेज चलता। सच में ये नई बहू तो मुझसे भी 4 कदम आगे है और चालू भी बहुत है। दोपहर का समय हो जाता है। घर में लाइट नहीं थी और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी। गंगा देवी गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी शीतल जल्दी से एक हाथ वाला पंखा लेकर आती है और उनकी हवा करने लगती है। शीतल, तूने तो आते ही मेरा दिल जीत लिया। पता है, कल हम तेरी ननद मानवी को लेकर लड़के वालों के यहाँ जा रहे हैं। सुना है लड़का बहुत अच्छा है। अगर बात पक्की हो गई ना तो बस मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, जिसमें मेरी तो सारी चिंता ही खत्म हो जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, सब अच्छा होगा। कामिनी दूर खड़े होकर ये सब देख रही थी। देख रही हूँ। ये सब सासू माँ जी को मक्खन लगाने का ड्रामा चल रहा है। ये पक्का मेरा कमरा और घर की चाबियां हड़पना चाहती है, पर मैं भी कामिनी हूँ, इतनी आसानी से इसे अपने सिर पर बैठने नहीं दूंगी। अगले दिन पूरी फैमिली महेश जी, गंगा देवी, माधव, राघव, मानवी, कामिनी और शीतल लड़के वालों के यहाँ जाते हैं। भाई देखिए महेश जी, हमें वैसे तो कोई लालच नहीं है, बस एक अच्छी सी गाड़ी, घर का थोड़ा बहुत सोफा, फ्रिज वाला सामान और बहुत थोड़ा कैश, बस यही छोटी सी डिमांड है हमारी। देखिए धनीराम जी, हमने अभी अभी छोटे बेटे की शादी की है, उसके लिए भी थोड़ा कर्जा लिया था। हमारे पास तो इतना कुछ नहीं है आप लोगों को देने के लिए। अरे तो फिर रिश्ता लेकर आए ही क्यों हो? अरे हम लोग कोई भिखारी थोड़े ही है जो ऐसे ही अपने होने वाले लड़के की शादी कर देंगे। बिना दहेज के आजकल कौन शादी करता है? आप लोग जाइए यहाँ से। हे भगवान, अब क्या होगा? हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। मेरी बच्ची की शादी कैसे होगी? सब लोग परेशान बैठे हुए थे। तभी शीतल की नजर घर के बाहर बैठी मानवी पर पड़ती है। शीतल जल्दी उसके पास जाती है। मानवी, आप यहाँ इस भयंकर गर्मी में क्यों बैठी हैं? अंदर चलिए ना। और आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ, मुझे बताइए। कुछ नहीं भाभी। मानवी वहां से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है, शाम का समय हो जाता है। गंगा देवी कुछ पड़ोसनों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। क्या बताऊं विमला, आजकल कोई बिना पैसे के तो बात ही नहीं करता। समझ नहीं आ रहा मानवी की शादी कैसे होगी। लोग तो मुंह भर भर कर दहेज मांग रहे हैं। अरे गंगा, जब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है तो कौन करेगा तुम्हारी बेटी से शादी? आजकल के लड़कों को तो सब कुछ चाहिए। अरे ये लोग तो एकदम भिखारी हैं, कुछ नहीं है इनके पास अपनी बेटी को देने के लिए। लगता है उनकी बेटी की शादी भी नहीं होगी। बस करो तुम लोग, मेरे जल्ले पर नमक मत छिड़को। गंगा देवी दुखी होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन घर के छोटे से हॉल में कुछ रिश्तेदार बैठे हुए थे। रसोई में शीतल और कामिनी खाना बना रही थी। हे भगवान, एक तो ये गर्मी मेरी जान ले रही है, ऊपर से इन मेहमानों को भी इसी वक्त आना था। दिमाग खराब कर दिया मेरा। तभी गंगा देवी वहां आती हैं। अरे कामिनी, चूल्हे की लकड़ियां तो खत्म हो गई, बाहर मेहमान बैठे हैं, उनके लिए अभी और खाना बनाना है। तो ऐसा कर, जल्दी से जंगल जाकर थोड़ी सी लकड़ियां ले आ। क्या मैं जाऊंगी बाहर? माँ जी, आप देख नहीं रही बाहर कैसी धूप हो रही है और लू चल रही है। मैं उस धूप में गई तो बीमार पड़ जाऊंगी और काली भी हो जाऊंगी। जेठानी जी, आप यहाँ खाना बनाइए और मैं जंगल से लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। शीतल वहां से चली जाती है और जंगल में लकड़ियां लेने पहुंचती है। शीतल की बहुत हालत खराब हो गई थी धूप से। तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है। बाप रे, सूरज तो आज जैसे आग ही उगल रहा है। चलो थोड़ी देर इस गुफा में जाकर बैठ जाती हूँ। शीतल गुफा के अंदर जाती है। गुफा बहुत लंबी थी। शीतल जैसे तैसे अंदर जाती है, उसे बहुत ठंडक महसूस होने लगती है। अरे वाह, बाहर तो जैसे भट्टी जल रही है, लेकिन ये गुफा तो अंदर से एकदम बर्फ की तरह ठंडी है। यहाँ तो लग रहा है जैसे किसी ने एसी चला रखा हो। शीतल थोड़ी देर वहां आराम करती है और फिर घर आ जाती है। अगले दिन दोपहर को गंगा देवी और कामिनी में झगड़ा हो रहा था।
तू तो एकदम भैंस की तरह हो गई है कामिनी, बस बैठ कर चरना आता है तुझे, काम तो होता नहीं है तेरे से। अभी तूने पूरा का पूरा मिट्टी का चूल्हा ही फोड़ दिया। अरे तू उसे साफ कर रही थी या कुश्ती लड़ रही थी उससे? तो क्या मैंने जानबूझकर फोड़ दिया चूल्हा? गलती से फूट गया मेरे से। आप तो बस हर बात में मुझे ताने मारती हैं। तभी शीतल वहां आती है। ये आ गई ना आपकी सती सावित्री बहू, इसी से करवा लीजिए सारा काम, मुझसे नहीं होता। यही है ना आपकी प्यारी बहू, अब यही करेगी आपके सारे काम। कामिनी ये बोलकर वहां से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। अगले दिन सभी घर वाले एक साथ बैठे हुए थे। बाबूजी, ये गर्मी तो बहुत बढ़ती जा रही है, ऊपर से बारिश का तो अभी तक कोई नामो निशान तक नहीं है। और नहीं तो क्या, छोटे से घर में तो और ज्यादा गर्मी लगती है। ऐसा लग रहा है जैसे हम सब किसी तंदूर में बैठे हों। अरे ऐसा लग रहा है ये गर्मी जान लेकर ही मानेगी। सभी लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर दो आदमी आ जाते हैं। अरे चलिए चलिए महेश जी, जल्दी से घर खाली कीजिए, हमारा सामान आ रहा है। क्या बकवास कर रहे हो भाई, ये घर हमारा है और हम इसे खाली क्यों करें? अरे ये घर आपका ही है, लेकिन 3 महीने तक ये घर अब हमारा हो गया है। 3 महीने तक आपका घर अब हमारा शूटिंग सेट बनेगा या एक मूवी की शूटिंग होगी। आपकी घर की बहू ने ही हमें ये घर शूटिंग करने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर दिया है। अब जल्दी से घर खाली करो। क्या इस घर की बहू ने? किस बहू ने ये किया? किसकी हिम्मत हुई ये करने की? ये मैंने किया है माँ जी, वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया था। शीतल तूने? पर क्यों? माँ जी, मानवी की शादी नहीं हो रही थी ना, पैसों की वजह से, इसीलिए मैंने सोचा 3 महीने की तो बात है, अच्छा पैसा मिल जाएगा तो शादी में काम आएगा। अरे बेवकूफ लड़की, पैसे तो आ गए, पर अब हम इस भयंकर गर्मी में सड़क पर आ गए हैं ना। देखिए, अब आप लोग अपना ये जो फैमिली ड्रामा है वो बाहर जाकर करिए, घर जल्दी से खाली करिए। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप लोग सिर्फ अपने कपड़े पहनने के लिए जा सकते हैं, बाकी का सामान सब हमारा है। चलिए निकलिए बाहर। पूरा परिवार घर से बाहर आ जाता है। बाहर बहुत तेज धूप हो रही थी और बहुत तेज लू चल रही थी। ये सब तेरी वजह से हुआ है। हम तो तुझे बहुत अच्छी समझते थे, लेकिन तू तो कामिनी से भी ज्यादा बेकार निकली। आज हम तेरी वजह से बेघर हो गए हैं। कामिनी सही कहती थी, ये बहुत चालू है। गांव में तो वैसे ही कोई हमारी मदद नहीं करेगा, अब कहाँ जाएंगे हम लोग। अरे बस भी करो आप लोग, हो गई गलती उससे, पर उसने किया तो मानवी के लिए ही था ना। अब इस लू में लड़ने से घर वापस तो नहीं आ जाएगा ना। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, पर मैंने जंगल में लकड़ियां लाते वक्त एक बहुत लंबी गुफा देखी थी। वहाँ बिल्कुल धूप नहीं आती, हम वहाँ रह सकते हैं और वहाँ बहुत ठंडक भी रहती है। लो सुन लो, पहले हमें बेघर किया, अब हमें जंगल में ले जाकर आदिवासी बनाएगी। अरे चुप कर कामिनी, इस धूप में मरने से तो अच्छा है कि किसी छांव में बैठ जाए। चल शीतल, ले चल हमें उसी गुफा में। शीतल पूरे परिवार को लेकर उसी लंबी गुफा के अंदर आ जाती है। अरे वाह, यहाँ तो सच में बहुत ठंडक है। यहाँ तो बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही। ठंडक तो है, पर रहेंगे कैसे यहाँ? न सोने के लिए पलंग है, न खाना बनाने की कोई व्यवस्था है। कैसे क्या करेंगे हम? माँ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप सब बस आराम कीजिए, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। अगले दिन शीतल सुबह सुबह जंगल से मजबूत लकड़ियां और बांस काट कर लाती है। राघव भी उसकी मदद करता है। राघव जी देखना, मैं घर के लिए अच्छा अच्छा फर्नीचर तैयार कर लूंगी। शीतल बहुत अच्छे तरीके से उन लकड़ियों से 2-3 पलंग, कुछ बैठने की कुर्सियां और एक टेबल तैयार कर देती है और वो उन पर मुलायम घास भी बिछा देती है। ये लीजिए माँ जी, हमारे पलंग और कुर्सियां तैयार हैं। अब किसी को सोने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और माँ जी आप देखना आगे क्या क्या करती हूँ। अगले दिन शीतल गुफा के अंदर एक ऐसी जगह ढूंढती है जहाँ कोई छोटा सा छेद हो। हाँ, ये जगह एकदम परफेक्ट है, मैं यहीं अपनी रसोई तैयार करती हूँ। शीतल बाहर से मिट्टी खोद कर लाती है और एक छोटा सा चूल्हा तैयार करती है। माँ जी मैंने रसोई यहाँ इसलिए बनाई है क्योंकि यहाँ जो ये छेद है ना, ये हमारी चिमनी का काम करेगा। चूल्हे का सारा धुआं सीधा बाहर चला जाएगा और गुफा के अंदर बिल्कुल गर्मी नहीं होगी। वाह बहू, दिमाग तो तेरे में बहुत है। अरे भाई, पहले हमें घर से निकाला और अब यहाँ इस गुफा में रहने की अच्छी व्यवस्था कर दी। मुझे तो समझ नहीं आता कि इसे दुआ दूं या बद्दुआ। गलती तो इसने बड़ी की है, पर चलो कम से कम इसने रहने की सही व्यवस्था तो कर दी। समय बीत जाता है। रात का समय था, गुफा में सब लोग सो रहे थे। गुफा में ठंडक तो बहुत थी, लेकिन साथ में मच्छर भी बहुत थे, जिससे घर वाले परेशान हो रहे थे। हे भगवान, यहाँ गर्मी तो नहीं है, पर इन मच्छरों ने तो नाक में दम कर दिया है। अरे माँ जी, इन जंगली मच्छरों ने तो मेरा सारा खून ही चूस लिया। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी लग रही है, कहीं मैं मर ना जाऊं इस जंगल में। इन मच्छरों ने तो सच में परेशान कर दिया है। जेठानी जी, आप आज रात बस जैसे तैसे एडजस्ट कर लीजिए, कल मैं इन मच्छरों का पक्का कुछ जुगाड़ कर लूंगी।
अगली शाम शीतल जंगल से नीम की सूखी पत्तियां, कुछ जंगली जड़ी बूटियां और थोड़ा सा सूखा गोबर लेकर आती है। वो उन सबको कूट कर एक पुराने मटके में रखती है और उसमें आग लगा देती है। लो माँ जी, हमारी देसी मच्छर भगाने वाली दवाई तैयार है। अब देखना, एक मच्छर भी इस गुफा में नहीं रहेगा, सब भग जाएंगे यहाँ से। नीम और जड़ी बूटियों का हल्का हल्का धुआं पूरी गुफा में फैल जाता है और कुछ ही देर में सारे मच्छर वहां से गायब हो जाते हैं। अरे वाह शीतल, ये जुगाड़ तो सच में बहुत बढ़िया है। इसके धुएं से तो सारे मच्छर भाग गए। आज तो सच में चैन की नींद आएगी। तूने तो कमाल ही कर दिया बहू। अगले दिन माधव और राघव पास के गांव से काम करके थके हारे गुफा में लौटते हैं। राघव के हाथ में राशन का एक छोटा सा थैला था। लो शीतल, आज गांव में काम मिल गया था मुझे और भैया को। ये लो थोड़ा बहुत राशन ले आया हूँ। हाँ भाई, बहुत तेज धूप थी आज, पर चलो कम से कम रात के खाने का जुगाड़ तो हो गया। आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी बढ़िया सा खाना बना देती हूँ। कुछ दिन बाद घर के मर्द काम पर नहीं जा पाए थे, इसलिए राशन खत्म हो गया था। शीतल और कामनी जंगल में फल लेने आई हुई थी। ए भगवान, क्या दिन आ गए। जेठानी होकर मैं जंगलों में बंदरों की तरह फल तोड़ रही हूँ। ये सब इसी पनौती शीतल की वजह से हुआ है। तभी कामनी के हाथों में कांटा चुभ जाता है। मर गई रे, हाय मेरी जान निकल गई। देख चुड़ैल, तेरी वजह से मुझे कांटा लग गया। अरे जेठानी जी शांत हो जाइए, दिखाइए अपना हाथ, मैं अभी निकाल देती हूँ। शीतल बहुत ही ध्यान से कामनी के हाथ से कांटा निकाल देती है। आउच, अंधी है क्या? जानबूझकर दर्द दे रही है ना मुझे, बहुत बेकार है तू सच में। कुछ समय बीत जाता है। रात का समय था। पूरा परिवार एक साथ गुफा में बैठा हुआ था। तभी वहां अचानक भेड़िया आ जाता है। सभी भेड़िया को देखकर डर जाते हैं। भेड़िया, भेड़िया, मुझे बचा लो कोई, मेरे अंदर खून ज्यादा है, ये मुझे ही खाएगा। हाय मैं तो मर गई। अरे ये मेरी उम्र है क्या अभी मरने की? मैंने तो अभी कुछ ज्यादा देखा भी नहीं है। हे भगवान, अब क्या करें? आप लोग घबराइए मत, किसी को कुछ नहीं होगा। शीतल तुरंत चूल्हे के पास जाती है और आग जला देती है, जिससे पूरी गुफा में धुआं हो जाता है। अब सब लोग बाहर भागिए। पूरा परिवार गुफा के बाहर एक पेड़ के नीचे आ जाता है। भेड़िया अभी भी गुफा के अंदर था। थोड़ी देर बाद भेड़िया धुएं से परेशान होकर गुफा से बाहर भाग जाता है और वहां से चला जाता है। हे राम, आज तो जान ही निकल गई थी। ऐसा लगा था कि आज हम में से कोई नहीं बचेगा, लेकिन बहू ने अपनी समझदारी से सबको बचा लिया। सच में बहू, तू बहुत बहादुर है। हम सब तो बहुत घबरा गए थे, पर तूने अपना दिमाग चलाया और आज हम सबकी जान बचा ली। बन गई फिर से हीरोइन। अगले दिन दोपहर का समय था। बाहर लू चल रही थी और गुफा के अंदर भी गर्म हवा आ रही थी। आज तो बाहर से एकदम आग जैसी हवा अंदर आ रही है। गुफा की ठंडक भी कम लग रही है। जेठ जी आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास इस गर्म हवा का भी एक धांसू जुगाड़ है। शीतल जंगल से ढेर सारी लंबी घास लाती है और उसे रस्सी से बांधकर गुफा के मेन गेट पर एक पर्दे की तरह टांग देती है। फिर वो नदी से पानी लाकर उस घास पर अच्छे से छिड़क देती है। कुछ ही देर में जब बाहर की गर्म हवा उस गीली घास से टकराकर अंदर आती है तो एकदम ठंडक हो जाती है। अरे वाह, मजा आ गया। ये तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने एसी चला दिया। कुछ भी कहें, बहू के अंदर दिमाग तो बहुत है। हर बार जुगाड़ करके समस्या का हल निकाल लेती है। सच कहूँ तो ये गुफा हमारे उस छोटे से घर से तो बहुत अच्छी है और बड़ी भी है। वहाँ तो हम एकदम उबल जाते थे, पर हाँ, घर तो आखिर घर ही होता है। सही कहा आपने, घर तो घर ही होता है। मुझे तो अपने छोटे से घर की बहुत याद आती है, लेकिन क्या करें, कुछ कर भी तो नहीं सकते हम। समय बीत जाता है। सब लोग गर्मी से बहुत परेशान हो रहे थे। गर्मी बहुत लग रही है यार, काश कुछ ठंडा पीने वाला जूस मिल जाता तो सच में मजा आ जाता। बस इतनी सी बात। अब देखिए मैं किस तरह से आपको जंगल में एकदम अच्छा वाला ठंडा जूस पिलाती हूँ। शीतल गुफा के कोने में से एक गड्ढा खोदती है और उसमें एक मिट्टी का मटका रखती है और उस मटके में पानी भर देती है। मटके के चारों तरफ वो गीली मिट्टी और रेत डाल देती है। जब तक मैं जंगल से कुछ मीठे फल लेकर आती हूँ, तब तक इस देसी फ्रिज में ये पानी एकदम बर्फ जैसा ठंडा हो जाएगा। फिर मैं जूस बनाऊंगी और सब लोग एक साथ जूस पियेंगे। रात के समय शीतल जंगल से फल लाती है और उन जंगली फलों को काट कर एक साफ कपड़े में डालती है और फ्रेश जूस निकालती है। अरे वाह, ये तो बाजार वाले डिब्बे वाले जूस से भी ज्यादा टेस्टी है और ठंडा है। सच में मेरी तो सारी गर्मी ही भाग गई इसे पीकर। सच में बहुत मजा आ गया। ले कामिनी को भी तेरी चीज पसंद आ गई शीतल, मतलब सच में बहुत बढ़िया बना है। रात हो गई थी, सब लोग सो गए थे। तभी शीतल देखती है कि मानवी गुफा में नहीं है। वो बाहर आती है। मानवी गुफा के बाहर खड़ी होकर रो रही थी। मानवी, तुम यहाँ इतनी रात को खड़े होकर रो क्यों रही हो? क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। मानवी, मुझे पता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो।
उस दिन लड़के वालों के यहाँ से आने के बाद भी तुम ऐसे ही रो रही थी। मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर सच सच बताओ क्या बात है। भाभी, मैं गांव के ही एक लड़के सुमित से प्यार करती हूँ। वो बहुत अच्छा है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने घर में किसी को नहीं बताया क्योंकि मुझे डर है कि मम्मी पापा कभी नहीं मानेंगे। वो लड़का हमारी कास्ट का नहीं है। भाभी प्लीज आप कुछ करो ना, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी, मुझे उसी लड़के से शादी करनी है। बस रोना बंद करो और अब तो टेंशन मत ले मानवी। मैं कल ही उस लड़के से मिलने जाऊंगी। अगर लड़का सच में अच्छा हुआ तो घर वालों को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब जल्दी से शांत हो जा और चल अंदर जाकर सोते हैं। मानवी और शीतल गुफा के अंदर चली जाती है। अगले दिन शीतल सुबह गांव में जाती है और सुमित से मिलती है। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगते हैं। भाभी जी, मैं मानवी से सच में बहुत प्यार करता हूँ। मेरी एक छोटी सी नौकरी है, लेकिन मैं उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, बस मानवी चाहिए। और जहाँ तक जात पात की बात है, मैं इन सब में बिल्कुल नहीं मानता। मुझे बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि मानवी ने बिल्कुल सही लड़का चुना है। तुम फिक्र मत करो सुमित, अब तुम्हारी और मानवी की शादी करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। शीतल वापस गुफा में लौट आती है और रात को सभी घर वालों को सब कुछ बताती है। पर बहू, वो लड़का हमारी जात का नहीं है। गांव वाले क्या कहेंगे, नाक कट जाएगी हमारी। बाबूजी, गांव वाले तो तब भी ताने मार रहे थे जब मानवी दीदी की शादी नहीं हो रही थी। आजकल जमाना बदल गया है, कोई जात पात नहीं देखता। आप लोग ही बताइए, अगर आप जबरदस्ती मानवी दीदी की शादी कहीं और करा भी देंगे तो क्या वो वहाँ खुश रह पाएंगी? तेरी बात तो सही है शीतल। माँ जी, मैं खुद उस लड़के से मिलकर आई हूँ। वो बहुत सीधा और अच्छा है, बिना किसी दहेज के शादी के लिए तैयार है। आज के इस लालची जमाने में जहाँ अमीर लोग हमें सरेआम बेइज्जत कर देते हैं, वहाँ ऐसा लड़का और ऐसा परिवार मिलना किस्मत की बात है। मानवी दीदी वहाँ हमेशा खुश रहेंगी। आप लोग प्लीज इस शादी के लिए मान जाइए। बाबूजी, मुझे लगता है शीतल सही कह रही है। ठीक है, फिर अगर मेरी बेटी खुश है तो हम सब तैयार हैं। चलो, शादी की बात तो पक्की हो गई, पर अब एक बहुत बड़ी मुसीबत है। हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तेरी वजह से तो हमारा वो छोटा सा घर भी छिन गया। अब हम शादी की व्यवस्था कहाँ और कैसे करेंगे? अगर वो लोग दहेज नहीं मांग रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम मेहमानों को ऐसी जमीन पर बिठा देंगे और ऐसे ही शादी कर देंगे। अच्छी व्यवस्था तो करनी होगी ना। माँ जी, आप इस बात की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। शादी की सारी व्यवस्था मैं कर लूंगी और शादी कहीं और नहीं बल्कि इसी गुफा में होगी। आप बस देखते जाइए मैं इस गुफा को क्या बनाती हूँ। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आ गया था। शीतल और राघव ने मिलकर जंगल से ढेर सारे जंगली फूल लाकर पूरी गुफा को सजा दिया था। गुफा के अंदर बैठने के लिए सूखी घास के बहुत ही अच्छे गद्दे भी बना दिए थे। माँ जी, ये फूल देखिए, इसे जलाने से एकदम अच्छी खुशबू आती है। शीतल उस फूल को जलाती और पूरी गुफा में खुशबू फैल जाती है। माधव और राघव काम करके जो पैसे लाए थे, शीतल ने उनसे बहुत ही बढ़िया खाना तैयार कर लिया था। देखिए बाबूजी, हो गई ना सारी व्यवस्था। मैंने इस गुफा को ही एकदम मस्त सजा दिया है। अब अगर लड़के वाले ये देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा भाई, मान लिया कि तूने ये वाटिका तैयार कर ली है, लेकिन ये तो बता कि शादी में हमारी ननद पहनेगी क्या? क्या ऐसे ही वो पुराने कपड़े पहनकर शादी करेगी? अरे जेठानी जी, उसकी व्यवस्था तो मैंने सबसे पहले ही कर ली थी। शीतल एक बहुत ही खूबसूरत लहंगा लेकर आती है। दीदी, मैंने अपनी 2 नई साड़ियों को काटकर और सिलकर ये लहंगा आपके लिए तैयार किया है। आप इसे पहनना, आप इसमें बहुत सुंदर लगेंगी। भाभी, ये तो सच में बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। सच में शीतल, तेरे हाथों में तो जादू है। तूने तो कमाल ही कर दिया। शाम का समय हो जाता है। सुमित अपने परिवार के साथ बारात लेकर गुफा के पास आता है। गुफा को देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं। शीतल ने पुरानी कांच की बोतलों की चिमनी बनाकर गुफा में लटका दी थी, जिससे गुफा और सुंदर लग रही थी। अरे वाह, ये तो एकदम किसी थीम जैसा लग रहा है। मेरा तो हमेशा से सपना था कि मेरी शादी किसी ऐसे ही नेचुरल और यूनिक जगह पर हो। आपने तो मेरा सपना सच कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ। लड़के वाले बहुत खुश हो जाते हैं और फिर मानवी की शादी सुमित से हो जाती है। शादी के बाद अब विदाई का समय आ गया था। बाबूजी, मेरी छोटी भाभी सच में बहुत अच्छी और प्यारी है। हाँ, मुझे पता है कि इनकी वजह से हमारा घर चला गया, लेकिन इन्होंने कभी हमें उस बात का एहसास नहीं होने दिया। इन्होंने अकेले ही सबको संभाल लिया। मानवी की विदाई हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो सच में बहुत अच्छी है बहू। आज तेरी वजह से हमारी मानवी की इतने अच्छे से शादी हो पाई। अगले दिन सुबह का समय था। कामिनी की तबीयत बहुत खराब थी। माँ जी, मेरा सिर फटा जा रहा है। कोई मुझे एक घूंट पानी दे दो।
लो अब रो रही है। जब हम बीमार पड़ते थे तब तो तू हमारे लिए कुछ नहीं करती थी। कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। जिंदगी भर कोई काम नहीं किया, भैंस की तरह खा खा कर सोती रही। अब आ गई ना शरीर में बीमारी। माँ सही कह रही है कामिनी, मैं दिन भर काम करके थका हारा आता था और तुझसे एक गिलास पानी और पैर दबाने को कहता था तो तेरे नखरे शुरू हो जाते थे। जब तूने मेरी सेवा ही नहीं की तो अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा। गंगा देवी और माधव वहां से चले जाते हैं। तभी शीतल वहां आती है। जेठानी जी आप रोइए मत, आपको कुछ नहीं होगा, आप बस लेट जाइए, मैं अभी आपके लिए बढ़िया सा काढ़ा बना कर लाती हूँ। शीतल जल्दी से जड़ी बूटी लाती और कामिनी के लिए काढ़ा तैयार करती है और फिर रात भर उसके सिर पर पट्टियां रखती है। सुबह तक कामिनी ठीक हो जाती है। ए भगवान, मैं कितनी बेकार हूँ। मैंने इसे क्या क्या नहीं कहा, ताने मारे, बेइज्जती की, और जब मैं बीमार हुई तब इसी ने मेरी देखभाल की। ये सच में बहुत अच्छी है। कुछ समय बीत जाता है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर बात कर रहा था। देख शीतल, तूने मानवी की शादी बहुत अच्छे से करा दी, लेकिन एक सच ये भी है कि आज हम जो इस जंगल में जो परेशानी चल रही है वो तेरी वजह से झेल रहे हैं। और नहीं तो क्या, हम तो तुझ पर इतना विश्वास करते थे और तूने पैसों के लालच में हमारा घर ही किराए पर दे दिया। तूने एक बहुत पुण्य कर दिया बहू, पर तेरा वो एक पाप कभी छुप नहीं सकता। तुम्हारी वजह से ही हमारा घर छिना है। तभी वहां गांव की कुछ औरतें आ जाती हैं। अरे वाह गंगा, सुना तूने अपनी बेटी की शादी कर दी? अरे देखो तो, तुम लोग तो एकदम जंगली बनकर कितने अच्छे से रह रहे हो यहाँ। हाँ, ये जगह तो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। घर से निकाले जाने के बाद अब यही गुफा तुम्हारा परमानेंट एड्रेस है ना। चलो मजे करो अपनी वनवास वाली लाइफ में। गांव वाली औरतें सबका मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती हैं। सुन लिए ताने, आज इन पड़ोसनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे मुंह पर मुझे जंगली बोलने की। ये सब तेरी उसे घटिया हरकत की वजह से हुआ है शीतल। शीतल रोने लगती है। बस माँ जी, बहुत हो गया अब, और इस बेचारी को मत कोसो। जिस गलती के लिए आप इसे दिन रात ताने मार रहे हो ना, वो गलती इसने की ही नहीं है। अरे क्या बोल रही है कामिनी? सच कह रही हूँ बाबूजी, वो कॉन्ट्रैक्ट शीतल ने नहीं, मैंने साइन किया था। मुझे लालच आ गया था पैसों का, और जो पैसे मिल रहे थे वो मैंने खर्च भी कर दिए। मुझे लगा वो लोग सिर्फ बाहर का हॉल लेंगे, मुझे नहीं पता था कि कॉन्ट्रैक्ट पूरे घर का है। जब घर से निकाले जाने की बात आई तो इस शीतल ने मुझे बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। दीदी प्लीज आप रहने दीजिए। नहीं शीतल, आज सच्चाई सामने आने दे। पर शीतल, तूने इतना बड़ा इल्जाम अपने सिर पर क्यों लिया? क्योंकि माँ जी, मैं रोज देखती थी कि आपके और जेठानी जी के बीच बात बात पर कितना कलेश होता था। मुझे पता चल गया था कि जेठानी जी ने क्या किया है। मैंने सोचा अगर आपको ये सच पता चला तो आप जेठानी जी को घर से निकाल देंगी। मैं बस इस परिवार को टूटने से बचाना चाहती थी, इसलिए मैंने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। अरे कामिनी, मैं तुझे डांटती हूँ तो तेरे भले के लिए ही डांटती हूँ ना, मैं तेरा बुरा थोड़ी चाहती हूँ। तू भी मेरे लिए मानवी जैसी है और ये शीतल भी मेरी बेटी है, पर आगे से ऐसी लालच वाली गलती कभी मत करना। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी, लेकिन अब आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। हमें माफ कर दे बहू, हमने तुझे क्या क्या नहीं कहा और तू चुपचाप हमारी ताने सुनती रही। शीतल, तू सच में देवी है। मैंने तुझे इतना टॉर्चर किया और तूने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दे मेरी छोटी बहन। अरे बस भी कीजिए आप सब, हम एक परिवार हैं और परिवार में ऐसा तो चलता रहता है। कुछ समय बीत जाता है। महीने हो गए थे। अरे महेश जी, आपके 3 महीने पूरे हो गए। हमने आपका घर खाली कर दिया है। अब आप लोग आराम से अपने घर वापस जा सकते हैं। ये बोलकर राजू वहां से चला जाता है। घर तो खाली हो गया, लेकिन अगर अभी हम उस छोटे से घर में जाएंगे तो फिर से गर्मी से परेशान होंगे, क्योंकि अभी भी गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तो फिर क्या करें बाबूजी? अरे प्लान ये है कि जब तक बारिश नहीं आ जाती और मौसम ठंडा नहीं होता, हम इसी गुफा में रहेंगे। बिल्कुल सही कहा, और वैसे भी मेरी शीतल बहू ने इसे एकदम बढ़िया बना दिया है। पूरा परिवार एक साथ खुश हो जाता है और सभी ठंडा मौसम होने तक गुफा में रहने का ही फैसला करते हैं।